हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर राज्यपाल ने बात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं है और ये स्टूडेंट्स के हितों के साथ खिलवाड़ भी है और बहुत जल्द जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी चाहिए। इसी विषय में हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। छात्र संगठनों के नेताओं की राय भी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर विश्वविद्यालय के छात्र नेता कुलपति की नियुक्ति को लेकर क्या राय रखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एबीवीपी के कुछ नेता हैं। आपका नाम बताइए। आशीष शर्मा। आशीष, हम लगातार छात्र नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए जरा क्या रीजन है कि डिले हो रहा है कुलपति की नियुक्ति में, आपको क्या लगता है? मैम, वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए ये तो गवर्नमेंट और गवर्नर दोनों की आपसी तालमेल होना चाहिए। हम देखते हैं जब से सिकंदर कुमार जी यहाँ से गए हैं तो यहाँ पे कोई स्थायी वीसी नहीं है। हम विद्यार्थी परिषद काफ़ी लंबे समय से स्थायी वीसी की डिमांड कर रही है, तो ये यहाँ की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है जो अभी तक इसको पूरी नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक राजनीति भी हो सकता है मैम। शायद वो अपने किसी चेहते को यहाँ पे बिठाना चाहते हो इस सीट पे, क्योंकि अगर यहाँ जब स्टेट गवर्नमेंट जो नाम यहाँ से गवर्नर के पास देगी, गवर्नर सेलेक्ट करके वहाँ से दे देगा, तो अभी तक इन्होंने उनसे ये नाम ही सिलेक्ट नहीं हुए वीसी के लिए, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। ठीक है। यहाँ पर एनएसयूआई के कुछ नेता भी हमारे साथ हैं। आप बताइए जरा, राय तो आप मुद्दों पर खुलकर रखते हैं, अभी तक वाइस चांसलर की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, सरकार ने जो कमेटी गठित करी है वाइस चांसलर को लेकर, लेकिन राज्यपाल के पास कई बार, महामहिम के पास कई दफ़ा वो फाइल भी गई है, लेकिन उनके साथ सहमति नहीं बन रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो महामहिम है, या तो वो किसी विशेष विचारधारा के इंसान को यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। शिक्षा को जिस तरह से पिछले 5 सालों में पहले सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, शैक्षणिक माहौल को ख़त्म किया, ये चाहते हैं कि ये उसी तर्ज पर किसी RSS के व्यक्ति को यहाँ पर बिठाएं और पूरा जो शैक्षणिक माहौल है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का उसको खराब किया जाए। लेकिन हमारी सरकार जरूर, अभी 1 साल हो गया है, जब भाजपा भी सत्ता में थी तो 1 साल तक यहाँ पर वाइस चांसलर नहीं आए थे, तब भी यहाँ पर जो पुराने वाइस चांसलर थे वही कार्यरत रहे। सरकार एक बेहतर विकल्प ढूंढ रहा है जो काफ़ी जो शिक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की धांधलियाँ हुई है, शिक्षा का स्तर को खत्म किया गया है, उस स्तर को बढ़ाने के लिए और एक अच्छा कुलपति लाने के लिए। राज्यपाल की बात की, राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को क्लियर किया कि मेरी तरफ से इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। ये सारी बात मुख्यमंत्री लेवल की है। दूसरा ये कि जब हम हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है वाइस चांसलर कैसा होना चाहिए? क्योंकि पिछली सरकार की भी आपने बात की थी, लगभग 15 महीने का समय पिछली सरकार को भी था जब वीसी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नहीं हुई थी। देखिए, अगर गवर्नर महामहिम वो चांसलर है इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली दफा हुआ है कि महामहिम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि वाइस चांसलर नहीं है। आपको तो यही, आपके मंडी में वाइस चांसलर पीछे काफी टाइम नहीं थे, आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में वही वाइस चांसलर बिठाए गए हैं, लेकिन आज आपको लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं है और महामहिम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। ये काफी सोचने का विषय भी है। अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही तो इसके पीछे कारण क्या, वो तो वही समझे। और जो आपने कहा कि वाइस चांसलर यहाँ पर होना चाहिए, जिसकी भी प्रदेश सरकार नियुक्ति करेगा वो वाइस चांसलर इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ी है, उन स्थितियों और परिस्थितियों और शिक्षा के माहौल को ऊपर उठाने के लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ रही है और काफी जल्दी हम सभी के बीच वो विकल्प आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन से विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास एक से बढ़कर एक, चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स हैं जो काफी अपने एकेडमिक तौर पे काफी मजबूत भी है। तो ये अब प्रदेश सरकार को तय करना है कि वो किस बेहतरीन विकल्प को यहाँ पर बिठा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी वाइस चांसलर यहाँ आएंगे, वो हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने में अपना हर संभव प्रयास करेगा। ठीक है। आप बताइए जरा, राज्यपाल पर सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल एक विशेष विचारधारा से प्रेरित हैं। राज्यपाल का पद वैसे तो संवैधानिक होता है, अब सवाल उठ रहे हैं, तो आपके पास इनका जवाब क्या है? विद्यार्थी परिषद के व्यक्ति क्या सोचते हैं? क्या विश्वविद्यालय में इस डिले का कारण है?
देखिए, सबसे पहली बात तो कि स्थायी बीसी की मांग विद्यार्थी परिषद लंबे समय से कर रही है और स्थायी बीसी का होना इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत ज़रूरी भी है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इस प्रदेश के अंदर ये है। लेकिन ये बात जब सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले तो ये फरमान जारी कर देती है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि हमें विश्वविद्यालयों को या शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक अड्डा बनाना है। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को बड़ी बड़ी चेयर्स पे बिठाने का काम ये सरकार कर रही है। चाहे मैं यहाँ के प्रो वाइस चांसलर की बात करूँ, डीन ऑफ स्टडीज की बात करूं, वो यहाँ पे कैसे व्यक्तियों को बिठाया है जिनकी योग्यता ही पूरी नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग कर रही है कि स्थायी बीसी जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। आपने कहा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो पिछली सरकार में भी था। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय राजनीति का अड्डा है। आपके पास अब जस्टिफाई करने को जब भाजपा की सरकार थी तब के क्या पॉइंट्स हैं? नहीं, मैं किसी का पक्ष या विपक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ विश्वविद्यालय के परमानेंट बीसी की बात कर रहे हैं कि परमानेंट बीसी आएगा तो हम अपनी डिमांड्स को उनके समक्ष आसानी से रख पाएंगे और उनसे सोल्यूशन की भी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जब हम किसी डिमांड को लेकर इनके पास जाते हैं, अपने जो अभी तक बैठे हैं हमारे कुलपति, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। ठीक है, हम तो चाहते हैं ना कि स्थायी बीसी आएगा तो जो पार्किंग का पेंडिंग पड़ा काम है वो होगा। इस विश्वविद्यालय के अंदर बहुत से बड़े स्कैम हो रहे हैं, चाहे वो पीएचडी में दानलियाँ हो रही हैं, उनको लेके हम बातचीत करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो परमानेंट बीसी की मांग विद्यार्थी परिषद कर रही है और राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, वो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते। ये सरकार आज के समय में अपनी सिर्फ कुर्सियाँ बचाने में लगी हुई है। उनको नहीं पता कि विश्वविद्यालय के अंदर क्या चल रहा है। अयोग्य व्यक्तियों को भरने का काम किया जा रहा है, अधिकारियों को वहाँ पर बिठाया जा रहा है। ठीक है, वाइस चांसलर की बात हो रही है। आपको क्या लग रहा है वाइस चांसलर की नियुक्ति में जो डिले हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और दूसरी बात ये कि एनएसयूआई के छात्र नेता भी कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डू यू थिंक सो? देखिए मैम, इस विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी समय से हम देखते हैं 2 साल के आसपास का समय जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर हो गया है कि स्थायी जो कुलपति है उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा कारण जो है सिर्फ है कि इस सरकार का फेलियर है, जो अभी तक आप देखते हैं 16 महीने से ज़्यादा इस सरकार को इस प्रदेश के अंदर जो है हो गया है। मगर एक स्थायी कुलपति के लिए कोई ऐसा योग्य व्यक्ति इनके पास नहीं है इस टाइम पे कि वो उसका नाम जो है ये गवर्नर के पास भेजें, या फिर एक जो कमेटी गठित हुई है कुलपति की स्थायी नियुक्ति के लिए, उनके पास जो है वो प्रपोजल वैसा गया हो। कैसा होना चाहिए कुलपति? क्योंकि पिछली बार जब डॉक्टर सिकंदर कुमार थे, सवाल तो उनकी नियुक्ति पर भी उठे थे। अब इस बार जो वीसी होगा, आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए? देखिए जी, विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति की नियुक्ति के लिए एक योग्यता जो है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे उनके काम रहे हों, और एक होता है कि पूरी एलिजिबिलिटी के साथ, वो पूरे क्राइटेरिया के साथ जो एलिजिबल होकर वो इस चेयर पर बैठे। साथ ही इस विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस अभी तक पड़े हुए हैं, चाहे वो स्कैम्स को लेकर है या फिर हम देखते हैं मल्टी फैकल्टी आर्ट्स फेज 3 है, उसका भी काम अभी तक रुका हुआ है। इस विश्वविद्यालय के अंदर पार्किंग की समस्या है, इन सभी को सुलझाने का काम जो पर्सन इस चेयर के ऊपर बैठ के कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की हमारे को यहाँ पे जो है कुलपति के रूप में चाहिए। बिना कुलपति के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आपको क्या लग रहा है, कमियां कहाँ हैं? जैसा कि बीसी जो होता है सबसे एग्जीक्यूटिव हेड होता है विश्वविद्यालय का, बीसी ना होने के कारण बहुत सी जगह पे कमियां दिखाई दे रही है। कि जैसे अभी एक एडिशनल चार्ज पे बीसी साहब बैठाए गए हैं, एडिशनल चार्ज जिनके पास है वो कहीं और की भी बीसी है। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का बच्चा यहाँ पर आता है, वो एडमिशन से रिलेटेड हो या कई और प्रकार की जो एप्लीकेशंस है उसमें जो है डिस्क्रिप्शन जो होती है, कई बार साइन आपकी बीसी साहब के चाहिए तो वो नहीं होता। उसके साथ ही जो अकेडमिशियंस भी होते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी कंट्रोल बीसी का डायरेक्ट रहता है। जब तक कोई स्थायी बीसी नहीं हो पाता तो एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से नहीं चल पाती। उसके साथ ही अभी हम एक और बात भी हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, बीसी जो भी बने वो स्टूडेंट वेलफेयर को लेकर चले। आज हो ये रहा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फायदा है बच्चों को देने की बजाय अपने फायदा इसमें देख रही है। कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ का फंड है, ये एजुकेशन के लिए लगाया जाए, ना कि अपने फायदों के लिए जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है वो जो कर रही है। आप बताइए ज़रा, सवाल लगातार उठ रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन जो फंड आता है उसका मिसयूज़ हो रहा है। पिछली बार जब डॉक्टर सिकंदर कुमार थे तब भी यही सवाल उठे थे। अब जो नए वीसी होंगे उनका आपको क्या लगता है, क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, किस आधार पर? एक वैसे तो निर्धारित योग्यताएं की गई है, लेकिन एक छात्र नेता होने के बारे के साथ साथ आप क्या सोचते हैं, कैसा वीसी होना चाहिए? मैम वीसी की बात करें तो वीसी मैम इस विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हित के लिए बात करें वैसा हमें वीसी चाहिए। जैसे इन्होंने हमारे पहले दोस्तों ने बताया कि जो वीसी मतलब वीसी की वजह ना होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे काम यहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी ऐसे काम होते हैं जिसमें वीसी के साइन चाहिए होते हैं, तो काम नहीं हो पाते वीसी के यहाँ पे, क्योंकि वीसी 2 यूनिवर्सिटी के वो पद पे वहाँ पे नियुक्ति है उनकी। तो ऐसा वीसी जो उनकी जो है वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, जो डिमांड जिससे उनका पद भरा जाएगा। यहाँ चर्चाएं क्या है?
चर्चा में यहाँ पे बता जैसे आर्ट्स फेज 3 है, वो उसका काम रुका हुआ है, उसका में पूरा उसका फंड आया हुआ है तो काम नहीं हो पा रहा। और भी मतलब विद्यार्थियों के लिए बात है, ERP सिस्टम इतना खराब है यहाँ पे, इसको सुदृढ़ नहीं किया जा रहा, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। अब पेपर लीक की घटनाएं लगातार देश में हो रही है, आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्योंकि हमने देखा कि NTA पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, नेट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, आपको इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, एनएसयूआई ने सबसे पहला मुद्दा उठाया, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई आज भी प्रोटेस्ट पे बैठी है। तो पेपर लीक मामला ये तो पिछले भाजपा सरकार में हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था, और आप देखिए कि पूरे भारत देश में तो आज क्या हो रहा है, आज पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों को पहले ही मालूम है कि जो आज परीक्षाएं होनी है वो पहले ही पेपर लीक हो रहा है। इवन कि तेलंगाना के जो बीजेपी के अध्यक्ष है उसमें उनके ऊपर भी आज वो भी गिरफ्तार हुए हैं इसमें। तो आप देखिए कि ये तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। एनटीए के ऊपर क्यों ना सवालिया निशान खड़ा हो। 25 लाख नीट के जो परिवार हैं वो उसमें हरास हुए हैं, परेशान हुए हैं, लेकिन परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया। और आप देखिए कि उसके बाद आपके यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, वो भी लीक हो जाता है पेपर। आप देखिए उसके बाद CSIR का जो एमडी, माफी चाहूंगा, जो एमडी के लिए एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें आप देखिए वो पेपर भी कैंसिल करना पड़ा। कहीं ना कहीं हर जगह धांधलियां हो रही है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। सॉल्यूशन इसके लिए क्या है? सॉल्यूशन आपको जिस तरह से पिछले जब बीजेपी सरकार में हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए थे तो आयोग को भंग कर दिया गया था। मैं मानता हूं कि उस आयोग के भंग होने के बाद हमें कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि हमें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे, लेकिन वो एक सॉल्यूशन था, उसकी जगह आपको एक बेहतर विकल्प लाना आपको चाहिए। नहीं लगता सवाल इस बार जो वर्तमान सरकार है उस पर भी उठने चाहिए, क्योंकि जो कमीशन भंग हुआ था उसका भी अभी तक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाया? आपको नहीं लगता इससे स्टूडेंट सफर करेगा? बिल्कुल है। एनएसयूआई ने मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास कि आप जो आयोग आपने नया बनाया है, इस आयोग को आप सुचारू रूप से शुरू करिए। और एनएसयूआई उनकी प्रशंसा भी करता है कि उन्होंने जो आयोग जिसमें धांधलियां हुई थी उस आयोग को भंग करा। मैं तो चाहता हूं जो एनटीए जिसकी हम बड़ी बड़ी दुआइयां आज पूरे भारत देश में पिछले 10 सालों से पीट रहे थे, आप देखिए अगर इस बार पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं तो सोचिए पिछले 10 सालों में कितने फर्जी डॉक्टर्स बने होंगे, फर्जी लोग अंदर आए होंगे और कैसे कैसे लोगों को अंदर करवाया गया होगा पेपर लीक के माध्यम से। अगर इसी तरह चलता रहा, इस भारत देश का जो शिक्षा का स्तर है, अगर हम जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एक अच्छा डॉक्टर्स, अच्छे बिजनेस, आईएएस की बात हम करते हैं, कुछ टाइम में आप सुनोगे कि यूपीएससी का एग्जाम भी लीक हो चुका है। तो आप देखिए अगर इस तरह से चलता रहा, यहाँ पर बात किसी पार्टी की नहीं है, किसी विचार की नहीं है, यहाँ बात शिक्षा और युवाओं की बात है, भारत देश के भविष्य की बात है। अगर इस तरह चलता रहा आप तो बताइए जरा, पेपर लीक जैसी घटनाएं प्रदेश में या देश में ना हो, इसके लिए हमारे तंत्र को क्या करने की जरूरत है? कुछ सुझाव दीजिए जरा। इसके लिए सबसे पहले तो कि सरकार को एक मजबूत कदम उठाने होंगे। जैसे एनटीए पे काफ़ी समय से आरोप लगते आ रहे हैं और अभी 2 दिन पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे ताला भी लगाया है। हालांकि उन पे FIR की गई है और कई प्रकार की धाराएं लगाई जा रही है, लेकिन जो एनटीए जैसी संस्थाएं हैं इनको तत्कालीन प्रभाव से बंद करना चाहिए। क्योंकि जितने भी पेपर पिछले समय एनटीए ने करवाए हैं, जैसे नीट का पेपर है रिसर्च, उसमें मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा पेपर है, भी लीक हो गया। यूजी नेट का पेपर लीक हो गया, CSIR का इनको पोस्टपोन करना पड़ा। तो जो देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं वही लीक हो रही है, फिर कैसे इससे शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होगी? इसके लिए तो ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए प्रशासन पे जो योग्य हो और जैसी घटनाएं को रोक सके, न्याय कर सके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगातार घोटालों की बात होती है और कई बार PhD एडमिशन्स की बात होती है। अभी भी बहुत सारी नौकरियों की बात हो रही है कि किसी के निजी रिश्तेदार को नौकरी मिली, किसी को नौकरी मिली। ये भाजपा सरकार में भी होता था, अभी कांग्रेस सरकार में भी होता रहा है। अब इस बार क्या आपको लगता है कि महिला VC की तरफ भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो यहाँ पर बात महिला और पुरुष की नहीं है। जो काबिलियत रखता है, हम चाहते हैं कि वो काबिलियत आगे आनी चाहिए। वो किसी महिला में हो, किसी पुरुष में हो, वो यहाँ पर बैठे। जरूर यहाँ पर मुद्दे बने हैं पिछले 5 सालों में। आज PhD की बात हो रही है, सिकंदर कुमार के बेटे की फर्जी एडमिशन इस विश्वविद्यालय में हुई है। आप देखिए उनको आवास दे दिया गया है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, 3 लाख रुपए उनका माफ कर दिया गया है। आप देखिए ये अभी जो हम बार बार कह रहे हैं हमें स्थायी VC चाहिए, जो यहाँ पर VC बिठाए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सरकार के सामने किस तरह के तथ्य प्रकट कर रहे हैं कि सिकंदर कुमार को ये होना चाहिए। मैं तो आज भी एक की बात पे कह रहा हूं, आप जरूर RTI लगाइए। अगर आप एक छात्र नेता
है आपको आरटीआई लगाना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की धांधली, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारत देश का सबसे बड़ा शिक्षक घोटाला हुआ है, उसका हमारे पास प्रूफ भी है। अगर आपको लगता है अगर इस तरह की घटनाएं, आप आरटीआई लगाइए। आप अगर किसी के पास पूरी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ उसके पास है, वो काबिलियत रखता है, अगर वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नौकरी लगता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, लेकिन वो काबिल होना चाहिए। ठीक है, पेपर लीक जैसी घटनाएं देश में हो रही है, लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी बार बार चिल्ला के कई बार कहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस बार जब पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, आपका क्या स्टैंड था? विद्यार्थी परिषद ने तब भी विरोध किया। सरकार कोई भी रहे इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, जहां स्टूडेंट वेलफेयर होगा विद्यार्थी परिषद वहां खड़ी रहती है। नीट का पेपर एनटीए द्वारा जब रद्द किया जाता है पेपर लीक के मामले में, तो विद्यार्थी परिषद ने उसका विरोध जताया और ये कहा कि जो स्टूडेंट इतनी भारी भरकम फीस देने के बावजूद जब एग्जाम सेंटरों में पेपर देने के बाद घर भी नहीं पहुंचा था और उसको ये खबर पहुंचती है तो उन पर क्या बीती होगी। आर्थिक स्थितियां हर परिवार की एक जैसी नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी अगर सरकारें इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें शामिल थे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और विद्यार्थी परिषद हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर के साथ खड़ा है। जहाँ स्टूडेंट्स का वेलफेयर होगा वहाँ विद्यार्थी परिषद खड़ी है, और विद्यार्थी परिषद जो एनटीए द्वारा पेपर लीक का मामला था उसका कड़ा विरोध करती है। पेपर लीक जैसी घटनाएं देश में ना हो, आपके क्या सुझाव हैं? मैम, जैसी एजेंसियां अपनी हम देखते हैं अभी एनटीए के ऊपर जैसे प्रश्न चिन्ह आजकल उठ रहे हैं, एनटीए जैसी ऐसी एजेंसियां जिनके द्वारा पेपर लीक मामले जो हैं वो सामने आते हैं, इन एजेंसीज को जो है भंग कर दिया जाना चाहिए। साथ ही जो है अपने विद्यार्थियों को एक इस बार जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट सबसे पहले आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। हम उस चीज़ को बोलते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को सबसे पहले आकर जो है विद्यार्थियों के लिए जो है स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि क्या इसके पीछे के जो तथ्य रहे होंगे पेपर लीक के अंदर वो सामने सबके सामने रखे जाए। मगर ऐसी एजेंसियां जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में बार बार आती हैं, इनको भंग कर देना चाहिए और इनके ऊपर कड़ा सा कड़ा जो भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इनको जो है सजा देनी चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी तो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, इस पर आपका क्या स्टैंड है? उसमें प्रदेश के जो हमारे सत्ताहीन अधिकारी हैं, जहाँ प्रदेश की सत्ताहीन सरकार है, उसको भी इस पे कड़े से कड़े कानून आगे बनाने चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। चाहे जीओटी 817 का मुद्दा हम देखते हैं, आज दिन तक उसका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। 2021 में सरकार ये अपना हाई कोर्ट ये निर्देश दे देता है कि उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार ने भी उसके बाद 1 साल काटा, कांग्रेस की सरकार को भी 16 महीने हुए, लेकिन दोनों ही सरकारें इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, उनको हरास करने का काम करती हैं। सरकार के मंत्री आके आश्वासन युवाओं को देते हैं कि जी हम आपका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित कर देंगे, लेकिन आज पूरे प्रदेश में क्या सिनेरियो बना है कि चुनाव हो रहे हैं, लगातार उपचुनावों पे बात आ रही है, अपनी कुर्सी को बचाने में सरकार लगी है, लेकिन युवाओं के साथ क्या हो रहा है सिर्फ धोखेबाजी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो वर्तमान सरकार है हिमाचल। अब पेपर लीक जैसी घटनाएं प्रदेश या देश में ना हो, आपके सुझाव क्या है? और दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं जिन पर काम होना चाहिए? जैसा कि आपने कहा, पेपर लीक को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑटोनॉमस रोबस्ट जो इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे जहां पर जो व्यक्ति हो वो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, उसके साथ ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके इस स्ट्रक्चर को चलाना चाहिए। उसके साथ ही जैसे नीट की बात करें, जब नीट पे सवाल उठना शुरू हुए तो केंद्र सरकार ने सीधे तौर पे कहा कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई। वो तो धीरे धीरे जब नेट का पेपर सामने आया तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया। अभी भी जो नीट का जो मुख्य पेपर हुआ है उसकी जो जांच है आपका जो बिहार पुलिस की एक इकोनॉमिक ऑफेंडर यूनिट है वो कर रही है। मेरा मानना है कि जो मुख्य नीट का पेपर है उसकी धांधली को जब सुगबुगाहट हो गई तो उसमें इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के मुख्य मुद्दे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का मुख्य मुद्दा है। यहाँ पर आपके प्रोफेसर की भर्ती, आपका जैसा कि आपके एडमिन यहाँ पे है, एडमिन में जो है कहीं ना कहीं आउटसोर्स पे कर्मचारी भरे जाते हैं, वो उतने इफेक्टिव नहीं है। जब आपके पास एक चयन प्रक्रिया से, जब हिमाचल प्रदेश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग आज घरों में पड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से एक सही से एक यहाँ पर कंपटीशन कराया जाए, फेयर कंपटीशन कराया जाए ताकि एफिशिएंट लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक में बैठे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसानों के बच्चे दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जब इनएफिशिएंट लोग होते हैं तो वो हिमाचल का बच्चा होता है और उसके माता पिता होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सर्वांगीण विकास एचपीयू की बात इन्होंने की, इसके अलावा एचपीयू के क्या मुद्दे हैं जिन पर अब आने वाले समय में काम होना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो हमें शिक्षा के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। जो यहाँ पर आज क्वालिटी रिसर्च की हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मास्टर के लिए नहीं जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रिसर्च के लिए जाना जाता है। इसे रिसर्च विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले चाहे वो 5 साल है, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं RSS का अड्डा बनाया गया है, शिक्षा का व्यापारीकरण किया गया है। आप देखिए, यहाँ पर ऐसे लोगों को भरा गया है। शिक्षा गुरु गुरु होता है, वो किसी भी विचार से संबंध रखे, लेकिन उस गुरु के लिए सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, वो किसी भी विचार को अपनाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह हो रहा है, अगर कोई विद्यार्थी PhD में एडमिशन लेता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारी रिसर्च तभी करवाई जाएगी अगर तुम या तो RSS की शाखाएं लगाएंगे, आप इस विचार से जुड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की भर्तियां इस प्रदेश विश्वविद्यालय में होगी तो यहाँ पर रिसर्चर कम और यहाँ पर RSS की टीम ज्यादा निकलेगी। और देखिए, आपने RSS की टीम की बात की, सवाल तो इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों पर उठते हैं, तो फिर एक तरफ क्यों? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का इतिहास आपने जाना है। मैं जो यहाँ पर पहले चाहे वो RSS के विचार के लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के विचार के लोग थे, उन्होंने कभी भी शिक्षा और रिसर्च के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करी। उनके पास चाहे किसी भी विचार का इंसान विद्यार्थी जाता था, उसको एक क्वालिटी रिसर्च करवाई जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, पिछले 5 सालों से एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा प्रोपेगेंडा इस विश्वविद्यालय में हो गया कि आज उसी विद्यार्थी को आप PhD में रिसर्च करवाएंगे जो RSS ABVP के विचार से आता है। बाकी लेकिन जो पढ़ने वाला, जो रिसर्च करना चाहता है, जो क्वालिटी रिसर्च करना चाहता है, उस रिसर्च के ऊपर कोई बोलना ही नहीं चाहता है, उससे नहीं करवाई जा रही है। लेकिन इसको राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है प्रदेश विश्वविद्यालय। अंतिम सवाल, राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है। दूसरी बात कि RSS की जो शाखाएं लगाते हैं लोग, उन्हीं को विश्वविद्यालय में नियुक्तियां दी जा रही हैं, ऐसा NSUI के एक नेता कह रहे हैं। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? मैम देखिए, RSS समाज के अंदर काम करता है, ना कि विश्वविद्यालय के अंदर। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर कोई भी प्रोफेसर या फिर कोई भी स्टूडेंट किसी विचारधारा से अपना संबंध रखता है तो अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग वो काम करता है, मगर वो इसके अंदर कभी भी विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का काम नहीं करता है। इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर हम देखें, जैसा अभी सवाल भाई ने वहाँ से अगर उठाया, तो मैं भी यहाँ से एक सवाल करता हूँ कि पूर्व की सरकार ने जब शोधार्थियों के लिए एक स्कॉलरशिप का जो है प्रावधान किया था स्टेट की तरफ से, तो आज इस सरकार को 16 महीने हो गए हैं, क्या उसके ऊपर जो है एक्शन जो है इस सरकार ने लिया है? शोधार्थियों को आज अपना शोध कार्य करने के लिए जो है उनके पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे कि उनके रिसर्च के अंदर जो है क्वालिटी एक दिखे हमारे को? तो इस विश्वविद्यालय के अंदर ये कहना कि विचारधारा को सपोर्ट करने वाले प्रोफेसर अपनी राजनीतियां खेल रहे हैं तो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। राज्यपाल की कॉन्फ्रेंस पर क्या राय है? राज्यपाल की कॉन्फ्रेंस पे इतना ही है कि महामहिम ने जो ये कहा है कि सरकार का इसके अंदर सबसे बड़ा फेलियर है कि अभी तक उनके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको जो है कुलपति की सीट पर जो है नियुक्त किया जा सके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाद विवाद चलता है, स्टूडेंट्स भी आपस में वाद विवाद करते हैं, लेकिन चर्चा यहाँ सार्थक होती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति का मुद्दा भी उठा था। तो राज्यपाल ने भी सवाल मुख्यमंत्री पर उठाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की है। तो फिलहाल इसमें परिणाम क्या निकलता है ये तो हम आपको उसी समय बताएंगे, लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमने छात्र नेताओं से ये जानने की कोशिश की कि राज्यपाल की इस कॉन्फ्रेंस पर और कुलपति की नियुक्ति पर छात्र नेता क्या राय रखते हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।